हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपना परिवार एएसपी बोर्ड पे। मेरे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का एग्जाम की तैयारी जो है वो बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी और आप अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो विद्यार्थी जी, बिन देरी करते हुए हम आपके लिए एक ऐसी ऑब्जेक्टिव का सीरीज लेके आने वाले हैं। इस चैनल पे एक ऐसा ऑब्जेक्टिव का सीरीज हम कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू लड़ने वाला है। तो आपको ये करके जाना है। मैंने ऐसा कहा कि आपके एग्जाम में लड़ने वाला है, अर्थात लड़ने वाला है। इसमें से प्रश्न आपके बोर्ड के एग्जाम में देखे जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि जो आपके बोर्ड का एग्जाम में जो पेपर आपका बनने वाला है वो हूबहू यही होने वाला है, बट मैं इतना कह सकता हूं कि इसमें से 50% प्रश्न जो होंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, ये जो आपका प्रश्न है वो आपका हिंदी का होने वाला है। जो मातृभाषा का आपका एग्जाम होता है वही आपका ये होने वाला है। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन का जो 2026 का होने वाला है पेपर, उसी पे ये पेपर आधारित है, अर्थात इसको बनाया गया है। इसमें सबसे पहले आपको देखना क्या होता है कि परीक्षार्थी के लिए कुछ निर्देश पॉइंट दिए गए होते हैं, जिसमें फर्स्ट निर्देश पॉइंट विद्यार्थी जी को ये समझना जरूरी होता है कि परीक्षार्थी ओएमआर उत्तर पत्रक जो होता है ना, उस पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को अवश्य लिखे। जो आपके ओएमआर पत्रक होते हैं ना, उस पे आप आंसर बुकलेट नंबर आपको जरूर लिखना है। दूसरा जो दिया होता है वो होता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। दूसरा जो परीक्षार्थी के लिए निर्देश होता है ना, वो होता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, अर्थात आपको किसी भी बुक की सहायता नहीं लेनी है। आप अपने शब्दों में जितने अच्छे से अपने प्रश्न को सजा के आंसर लिखेंगे, उतने ही अच्छे से टीचरों के द्वारा आपके मार्क्स मिलेंगे और आप बहुत अच्छा मार्क्स अचीव कर पाइएगा। विद्यार्थी जो तीसरा पॉइंट होता है ना कि दाहिने और हाशिए पर दिए गए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं, अर्थात दाहिने और कॉर्नर पे आप देखिएगा तो उस पे जो भी प्रश्न होंगे उसके मार्क्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। चौथे पॉइंट ये समझाने का प्रयास कर रहा है कि प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थी को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाता है, अर्थात आपका 3 घंटा 45 मिनट के पेपर में 3.5 घंटा का पेपर आपको रिटन के लिए दिया जाता है और 15 मिनट का जो होता है वो आपको उसको ओरली अर्थात उसको पढ़ने के लिए, ध्यान से पढ़ने के लिए दिया जाता है। विद्यार्थी जी को 5 नंबर जो पॉइंट निर्दिष्ट किए गए हैं वो ये हैं कि यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में है, एक खंड अ है और खंड ब है। खंड में शॉर्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको किसी 50 का ही उत्तर देना अनिवार्य होगा और ये भी अपने ओएमआर पत्रक में गोला करेंगे, या आप नीले बॉल पेन से करें या ब्लैक बॉल पेन से करें। खंड 7 जो होगा वो आपके लिए ये होगा कि खंड ब में 6 विषय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और किसी भी प्रकार के आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो होगा वो वहां पे पूर्णतः वर्जित होगा। चलिए, सबसे पहले हम बिन देरी करते हुए इस प्रश्न में वही प्रश्न लाने वाले हैं जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में हूबहू लड़ने वाले हैं। तो बिन देरी करते हुए हम इस प्रश्न को देखने वाले हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे और आपको हाईलाइट करा देंगे वो सारे सब्जेक्टिव को जो आपके एग्जाम में लड़ने वाले हैं। तो विद्यार्थी जी लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में एक ऐसे ट्रिक देंगे जिसकी सहायता से आप भी अपने बोर्ड के एग्जाम में साइंस में, मैथ में, हिंदी में, इन सारे सब्जेक्टों में, खासकर हिंदी में 98% मार्क्स जो होगा वो अचीव कर पाइएगा। चलिए विद्यार्थी जी, सबसे पहले बिन देरी करते हुए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं और सबसे पहला प्रश्न जो हम लोग का होने वाला है ना, वो होने वाला है विद्यार्थी जी, सबसे पहला प्रश्न जो होगा वो होने वाला है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनहिलेशन ऑफ कॉस्ट उसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ललई सिंह यादव जो थे ना, वही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनहिलेशन ऑफ कॉस्ट का हिंदी में रूपांतरण किया। दूसरा प्रश्न हम लोग का ये होने वाला है विद्यार्थी जी, दूसरा प्रश्न होने वाला है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? देखिए, इस प्रश्न को घुमाया गया है। उन्होंने बताया है कि जाति प्रथा जो है उसको दूर करने के लिए हमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व से रहना पड़ेगा। लेकिन इनमें क्वेश्चन क्या पूछा गया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गंभीर दोषों से युक्त है, अर्थात जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त प्रथा है। तीसरा प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है विद्यार्थी जी, जो हूबहू आपके बोर्ड के एग्जाम में लड़ने वाले हैं, वो ये होने वाला है कि गुरु नानक ने
किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया? विद्यार्थी जी जो गुरु नानक थे ना, वो आपके ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अर्थात निर्गुण ब्रह्म भक्ति का जो प्रचारक थे वो आपके गुरु नानक जी थे। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग का ये पूछा गया कि संत कवि गुरु नानक की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार की प्रेरणा देते हैं? संत कवि जो हैं वो गुरु नानक की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद के साथ। संत कवि जो गुरु नानक हैं वो अपनी कृपा प्राप्त कर और गोविंद के साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। विद्यार्थी जी अगला प्रश्न हम लोगों का सेकंड बुक से पूछा गया था, सेकंड हिंदी बुक से पूछा गया कि दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया? दही वाली जो मंगमा शीर्षक कहानी है उसमें कन्नड़ भाषा से हिंदी में जो रूपांतरण किया, जिन्होंने हिंदी में उसको रूपांतरण किया, उनका नाम है विद्यार्थी जी B.R. नारायण ने। सबसे पहले इसको हम लोग हाईलाइटेड प्रश्न रखेंगे, उसके बाद से हम लोग अगला प्रश्न पढ़ने वाले हैं कि अगला प्रश्न है 6 नंबर जो प्रश्न है कि दही वाली मंगमा से कर्ज किसने मांगा? तो जो दही वाली मंगमा से कर्ज मांगता था ना, वो उन्हीं के अवलपुर के गांव का एक जुआरी था रंगप्पा, उसी ने उनसे कर्ज मांगा। विद्यार्थी जी अगला प्रश्न जो होने वाला है ना, अगला प्रश्न होना है कि नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूली पढ़ाई कहां से हुई? तो इसका राइट आंसर होने वाला है कि पटना के कॉलेजिएट स्कूल से। विद्यार्थी जी अगला प्रश्न होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सेन साहब की लड़की नहीं है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी जी, सबसे पहले हम आपको बताएं कि जो आपके सेन साहब की लड़कियां हैं वो 5 होने वाली है। आलो, आरती, सीमा, रजनी, शेफाली और मोहिनी जो है वो सेन साहब की लड़कियां नहीं हैं। विद्यार्थी जी अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कवि रसखान किस छंद से सिद्ध थे? कवि जो रसखान थे वो किस छंद से सिद्ध थे? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सवैया से कवि रसखान सिद्ध थे। ठीक है, कवि रसखान की आराध्य है। विद्यार्थी जी जो अगला प्रश्न होने वाला है कि कवि रसखान की आराध्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कृष्ण जी। अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न फिर देखते हैं। अगला प्रश्न में आपसे सेकंड हिंदी बुक से पूछा गया है कि 11 नंबर जो प्रश्न है ना, अगला प्रश्न आपका कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए ना, इसका सबसे सटीक और सबसे आसान यही प्रश्न माना गया है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाढ़ के कारण। ठीक है विद्यार्थी जी, इसमें बाढ़ की विभीषिका का वर्णन किया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बाढ़ के कारण। देखिए अगला प्रश्न भी सेकंड हिंदी बुक से है, इसमें भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेजा? तो इसका सबसे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बड़े लड़के का। अब इसमें सबसे पहले हम आपसे एक प्रश्न पूछे जाएंगे कि बड़े लड़के का नाम क्या है? विद्यार्थी जी जो भी बच्चे इसमें कमेंट करके बड़े लड़के का नाम बताएंगे उसको हम अपने तरफ से 10 रुपया गिफ्ट करेंगे। चलिए विद्यार्थी जी अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मैक्स मुलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई उपाधि को अस्वीकार कर दिया। कौन सी ऐसी जो उपाधि दी गई थी महारानी विक्टोरिया को जिन्होंने इसे अस्वीकार किया? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात नाइट की उपाधि। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया कि मैक्स मुलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत धर्म को माना जाता है। इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हिंदू धर्म को। विद्यार्थी जी अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रेम के पीर के कवि हैं? प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है हमारे विद्यार्थी जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद जी। घनानंद जी जो हैं वो प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहता है? कवि अपने आंसुओं को कहां पहुंचाना चाहता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेमिका सुजान के आंगन में। अगला प्रश्न है विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया कि ईश्वर पेटलीकरण किस भाषा के लोकप्रिय कहानी है? ईश्वर पेटलीकरण जो है ना वो किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात गुजराती। अगला जो क्वेश्चन होने वाला है ना वो आपका ये होने वाला है कि माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने का सलाह दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कुसुम को। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न हम लोग का ये होने वाला है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर ए, आलोक पर्व के लिए। आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो हजारी प्रसाद द्विवेदी
चतुर्वेदी जी को प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो जो कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार है ना, वो आपके वत्सायन अज्ञेय जी हैं। अगला प्रश्न आपसे विद्यार्थी जी ये पूछा गया कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी थे ना, वो हिंदी साहित्य के किसी युग के प्रमुख कवि थे। तो इसका राइट आंसर होने वाला है भारतेंदु युग के। अगला प्रश्न होने वाला है विद्यार्थी जी की स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों को बुद्धि विदेशी हो गई। जो स्वदेशी शीर्षक कहानी है ना, उसमें किस कारण से भारतीयों की बुद्धि जो थी ना, वो विदेशी हो गई। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात विदेशी विद्या को पढ़कर जो भारतीय अर्थात जो स्वदेशी है ना, उनकी भी बुद्धि जो है ना, वो विदेशी हो गई। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया विद्यार्थी जी की कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। कहानीकार जो सुजाता है उनके वास्तविक नाम पूछा गया। तो इसका राइट आंसर होने वाला है एस रंगराजन। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि नगर शीर्षक कहानी में वल्ली अमाल अपनी लड़की पपाती के साथ मदुरई स्थित बड़े अस्पताल को किस विभाग के से बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर डी, बहिरंग रोगी विभाग। अर्थात बहिरंग रोगी विभाग जो था ना, उसी में वो बैठ के अपने उसका देख रही थी। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। जो नागरी लिपि है अर्थात नागरी लिपि के लेखक जो है ना, वो गुणाकर मूल्य जी होने वाले हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पठित पाठ के आधार पर बताएं कि धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विद्या अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। विद्यार्थी जी अगला सबसे पहले आपसे प्रश्न ये पूछा गया है ना कि पठित पाठ के आधार पर बताएं कि धारा नगरी का कौन सा ऐसा शासक है जिन्होंने अपना विद्या अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भोज। अगला प्रश्न पे अब हम लोग देखते हैं कि अगला कौन सा ऐसा प्रश्न है जो विद्यार्थी जिसे इस बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो उसका वो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनकी आरंभिक रचनाएं प्राकृतिक और सौंदर्य की प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों की परिपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रानंद पंत की। अगला प्रश्न विद्यार्थी जी से ये पूछा गया है कि भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर जो होने वाला है ना, वो आपका होने वाला है डी, अर्थात फुटपाथ पे वो लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया। देखिए विद्यार्थी जी ये आपसे ये नहीं पूछा गया उसके कथाकार कौन है। इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर ए, सांवर दैया। चलिए अगला प्रश्न आपसे कौन सा पूछा गया है, इसको सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अगला प्रश्न हमसे पूछा गया धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्योहार के बाद मां को बारी बारी के साथ रखने का निर्णय लिया। तो इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर डी, अर्थात होली के बाद उन्होंने माता को बारी बारी अर्थात एक बारी बारी करके एक प्रथा थी जिसके तहत उन्होंने माता को 7 दिन इधर 7 दिन उधर करने की ऐसा निर्णय उन्होंने लोगों ने लिया था। विद्यार्थी जी अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया ना कि अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन से शीर्षक कहानी से पुरस्कृत की गई है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर डी, अर्थात डिप्टी कलेक्टर से। चलिए विद्यार्थी जी अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि लेखक के घर पे बहादुर को लेकर कौन आया था। तो लेखक के साले साहब जो थे ना, वही लेखक उस बहादुर को लेकर आए हुए थे। अगला प्रश्न आपसे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। विद्यार्थी जी ये जो प्रश्न है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्थात हूबहू आपके एग्जाम में चिपकने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है कि 23 सितंबर 1908 को राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। विद्यार्थी जी अगला प्रश्न पूछा गया कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजदंड बन गए हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी कि निम्नलिखित में से किनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रतियोगिता चेतना के आधार पर हुआ है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट होगा, अर्थात रामविलास शर्मा जी। अगला प्रश्न पूछा गया कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज किसका प्रतीक बन गया है। तो जो सूरज है ना, वो परमाणु बम का प्रतीक बन चुका है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है विद्यार्थी जी कि संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदे थे। तो संगीत जो भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज एक छोटे से साइकिल खरीदे थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में किस कविता संग्रह से लिया गया है। तो जो कुंवर नारायण है वो इन दिनों से
ही इस कविता को लिए हुए हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शासक है ल मदा मोजले द अभिनयो। तो इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर सी पिकासो। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा गया कि हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी अर्थात मक्खी का। विद्यार्थी जी अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया है ना कि अगला प्रश्न पूछा गया है कि विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मणि कौल द्वारा फिल्म का निर्माण भी किया गया है। तो इसका राइट आंसर होने वाला विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर डी खिलेगा तो देखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा गया मेरे विद्यार्थी जी से कि कवित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के ग वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है। तो इसका राइट आंसर हुआ टूटता हुआ गमले से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर जो होने वाला है ना वो आपका होने वाला है सी अर्थात व्यक्ति चित्र है। अगला प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी की पंचंगा घाट स्थित किस मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाने और नौबत खाने में निकलने वाली मंगल स्वर ध्वनि की जिक्र है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए बालाजी मंदिर की। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन की कवि जीवनानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा वनलता सेन को। विद्यार्थी जी इसका राइट आंसर होगा वनलता सेन को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कचनार के पेड़ पे। चलिए विद्यार्थी जी अगला प्रश्न देखते हैं कि महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था। महात्मा गांधी की जो माता थी ना उनका नाम विद्यार्थी जी था पुतलीबाई। महात्मा गांधी के माता जी का नाम पुतलीबाई थी। अगला प्रश्न महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी जी अहिंसक प्रतिरोध जो है ना वो सबसे बढ़िया और उदात्त शिक्षा होने वाला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है विद्यार्थी जी ये अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक और भावबोध रहस्योन्मुक्ता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर जो होने वाला है ना वो होने वाला है ए रेनर मारिया रिल्के। चलिए विद्यार्थी जी अगला प्रश्न है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है। तो कवि के ओठों पे नहीं कवि के कपोलों पे। विद्यार्थी जी ये रहा आपके 50 ठो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो हूबहू आपके 2026 के एग्जाम में देखने वाले हैं। तो विद्यार्थी जी बिन देरी करते हुए सारे वीडियो को लास्ट तक देखें। यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए ना तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे विद्यार्थी जी को आसानी से मिलता रहे और आपको एक बोर्ड में टॉपर बनने की सपना पूरा हो। तो विद्यार्थी जी इस चैनल पे आप पहली बार विजिट किए तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपके एक सब्सक्राइब से यदि किसी की भाग्य बनता हो ना किसी की स्थिति बेहतर हो रही ना तो आपके एक सब्सक्राइब करने से उसका कुछ नहीं हो सकता है आपका कुछ नहीं हो सकता है। क्या आपके एक सब्सक्राइबर से हम क्या 10 कट्ठा खेत लिखा सकते हैं। आपके एक लाइक से हम 10 कट्ठा खेत लिखा सकते हैं। यदि आप वैसे होते हैं ना तब कितना लाइक इस समय तक हो गया होता। चलिए बच्चों थैंक यू धन्यवाद। तो हेलो विद्यार्थी जी अब हम देखने वाले हैं अगला प्रश्न जो हम लोगों का होने वाला है 51 नंबर प्रश्न। वो कौन सा ऐसा प्रश्न है जो बिहार बोर्ड में आपसे 2025-2026 के एग्जाम में पूछे गए हैं और इस बार भी आपके एग्जाम में हूबहू आने वाला है। तो ये प्रश्न है कि ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। विद्यार्थी जी आपसे पूछा गया है कि ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर बी कंठतालव्य। ये दो गो स्वर तंत्रिकाओं से मिलकर बना हुआ है। विद्यार्थी जी अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जो प्रश्न नंबर 52 होने वाला है ना वो पूछा है कि ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। विद्यार्थी जी जो ल वर्ण है ना उसके उच्चारण स्थान के बारे में हम आपको बता दें कि ल वर्ण का उच्चारण स्थान जो होता है ना वो दंत्य होता है अर्थात दांत होता है। विद्यार्थी जी अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की कुल संख्या जो है ना विद्यार्थी जी वो आपका 5 है। चलिए विद्यार्थी जी आगे हम देखते हैं कि आगे वो कौन सा ऐसा प्रश्न पूछा गया है आपसे। आगे पूछा गया है कि निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है। विद्यार्थी जी आपसे पूछा है कि अघोष वर्ण कौन है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी अर्थात ठ। विद्यार्थी जी अगला प्रश्न देखने वाले हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि जिन स्वर्णों के उच्चारण में नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता
लघुता रहती है तो उसे क्या कहते हैं? विद्यार्थी जी, जिन स्वरों के उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता होती है ना, उसे हम आपको बता दें कि उसे हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थी जी? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। विद्यार्थी जी, अगला जो है ना वो है आपसे कि उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाए। उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण अर्थ में परिवर्तित हो जाए ना, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वराघात कहते हैं। ठीक है विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न है ना कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? दो वर्ण होते हैं, उसके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात संधि कहते हैं। विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न है ना कि आपसे पूछा गया अगला प्रश्न कि प, फ, ब, भ, म और च वर्णों के पहले अनुस्वार का उच्चारण होता है तो उसमें क्या आ जाता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न हम देखने वाले हैं। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? हिंदी भाषा जो है ना वो देवनागरी लिपि में लिखी गई है, ऑप्शन नंबर सी। विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है ना वो कुछ इस प्रकार पूछा गया है कि अंग्रेजों ने जिन शब्दों में अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उसके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पर आ की मात्रा पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू अर्धचंद्र का। चलिए विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न देखने वाले हैं। अगला प्रश्न हम लोग का ये होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण संधि का उदाहरण है? विद्यार्थी जी, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण संधि का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यशोदा। यशः धन दा अर्थात यशोदा। विद्यार्थी जी, ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पंचम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होने वाला है पम दंच। ठीक है विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न हम लोग का ये होने वाला है कि यदि तत्सम शब्दों में स हो तो उसके तद्भव में कौन सा वर्ण होगा? तो इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर ए अर्थात ह। तो विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन पूर्ण विराम है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर सी, जो ए पूर्ण विराम है। चलिए विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है इसको देखते हैं। अगला प्रश्न विद्यार्थी जी हमसे पूछा गया है कि कौन विराम चिन्ह समानतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद का बनाता है लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थी जी योजक चिन्ह जो होता है ना वही एक कार्य करता है। विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात पानी हो जाएगा। विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न पूछा है कि शब्दों की जाति को क्या कहते हैं? शब्दों की जो जाति होती है ना उसे राइट ऑप्शन हो जाएगा डी अर्थात लिंग कहते हैं। विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन बहुवचन है? निम्नलिखित में से कौन बहुवचन है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है नारी वृंद जो है ना वही बहुवचन होने वाला है। विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न आपसे पूछा ये गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है मेरे विद्यार्थी जी से कि निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द जो है ना विद्यार्थी जी उसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए अर्थात चित्रकला। विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है? तो इत्र जो है ना विद्यार्थी जी वो पुल्लिंग शब्द है। विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से विभक्तियों का अधिकरण के है? अधिकरण के है तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, में पर, अधिकरण में पर। चलिए विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न हमसे ये पूछा गया है कि जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायक क्रिया आती है उसको क्या कहते हैं, माने उसमें क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर बी, नी का प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं विद्यार्थी जी कि लड़का पेड़ से गिरा, इसमें कौन से, इस वाक्य में कौन से कारक है? लड़का पेड़ से गिरा अर्थात इसमें अपदान कारक है। विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं किंतु जब वे किसी वाक्य में प्रयोग दिए जाते हैं ना तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर जो होने वाला है वो डी होने वाला है अर्थात उसे पद कहते हैं। चलिए विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। कि अगला प्रश्न है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी अर्थात 11। चलिए विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न ये होने वाला है ना कि वह वे
ये पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, अर्थात अन्य पुरुष से ये संबंधित है। चलिए विद्यार्थी जी अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि अगला प्रश्न वो कौन सा है जो बिहार बोर्ड के द्वारा इस बार 2026 के एग्जाम में आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है ना, सबसे पहले इस पे ध्यान देंगे कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे विशेष से कहते हैं। चलिए नहीं उसे विशेष से कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है विद्यार्थी जी अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या होता है? क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में बड़े जो है ना वो उसका प्रविशेषण है। चलिए विद्यार्थी जी अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का ये होना है क्रिया के पद उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी जी जो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, अर्थात धातु इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए विद्यार्थी जी अगला प्रश्न हम लोग आपको बताते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा गया आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन कलावाचक अव्यय है? निम्नलिखित में से कौन ऐसा वर्ड है जो कलावाचक अव्यय है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अब से जो है वो कलावाचक अव्यय है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया विद्यार्थी जी कि निम्नलिखित में से कौन बलदायक निपात है? बलदायक निपात इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है तू ही तक पर। चलिए विद्यार्थी अगला प्रश्न हम लोग देखने वाला है। अगला प्रश्न हम लोग का ये होने वाला है कि रचना अथवा बनावट के विचार से शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के 3 प्रकार होने वाला है। विद्यार्थी जी अगला प्रश्न हम लोग देखने वाला है। अगला प्रश्न हम लोग का ये होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द जो होने वाला है विद्यार्थी जी वो हम लोग का राइट ऑप्शन होने वाला है बी, अर्थात चंचू जो होने वाला है वो हम लोग का तत्सम शब्द होने वाला है। विद्यार्थी जी अगला हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं। अगला प्रश्न हम लोग का ये होने वाला है कि सुभाषित शब्दों में कौन उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, अर्थात शुभ उपसर्ग जो है वो सुभाषित शब्दों में है। चलिए विद्यार्थी जी अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न हम लोग का ये होने वाला है कि खिंचाव शब्दों में कौन सा प्रत्यय है? खिंचाव शब्दों में कौन सा प्रत्यय होने वाला है ना, तो इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर जो सी होने वाला है, आव जो है ना वो खिंचाव शब्द में प्रत्यय है। चलिए विद्यार्थी जी अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न हम लोग का ये होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर डी है ना, उद्भावित जो है ना वही आपका शुद्ध शब्द है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न उनका ये होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है? तो अशुद्ध शब्द जो होने वाला है ना विद्यार्थी जी वो आपका ऑप्शन नंबर जो बी होने वाला है ना वो आपका अशुद्ध शब्द होने वाला है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न उनका ये होने वाला है कि सौर शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर ए जो होता है ना सलीका, वही आपका सौर शब्द का अर्थ शुद्ध होता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का ये होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त वाक्य है? जो संयुक्त वाक्य है ना इस पे हम लोग विचार करेंगे। कि तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो संयुक्त वाक्य है ना वो सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, यही आपका संयुक्त वाक्य है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमका ये होने वाला है ना कि अल्प शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? अल्प जो शब्द होता है उसका विपरीतार्थक जो शब्द होता है ना वो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा था, तो बहु होगा। चलिए विद्यार्थी जी अगला प्रश्न को ये होने वाला है कि जो किए गए उपकारों को मानता है उसे क्या कहते हैं? जो किए गए उपकारों को मानता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए कृतज्ञ कहते हैं। चलिए विद्यार्थी जी अगला प्रश्न जो है ना वो आपसे पूछा गया कि जो बहुत बोलता है इस वाक्य खंड में एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाने वाला है, वह चाल कहते हैं। दूसरा शब्द आपका यह पूछा गया है कि इंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? इंद्र शब्द का पर्यायवाची जो होता है ना वो विद्यार्थी जी ऑप्शन नंबर बी व्रजी होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। अगला प्रश्न ये होने वाला है कि नौका शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो जो नौका शब्द होता है ना उसका पर्यायवाची हम आपको बता दें कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए उडुप होने वाला है। अगला प्रश्न ये पूछा गया विद्यार्थी जी कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थी जो ऑप्शन नंबर सी होगा ना वही आपका राइट होगा कि सीता ने झूठ कहा था। इस अगले प्रश्न पे विचार करेंगे। अगला प्रश्न हम लोग का ये होने वाला है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन है? तो जो अशुद्ध वाक्य है ना विद्यार्थी जी वो है आपका कि मैं मेरे लिए पढ़ता हूं। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया विद्यार्थी जी कि दिल कड़ा करना मुहावरे का अर्थ होता है। दिल कड़ा करना मुहावरे का अर्थ विद्यार्थी जी हम आपको बता दें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात साहस करना होता है। विद्यार्थी जी अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है? निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी घुटने टेकना का अर्थ होता है हार मानना। विद्यार्थी जी अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया है ना कि
आप भला तो जग भला लोकोक्तियों का अर्थ होता है। आप भला तो जग भला लोकोक्तियों का अर्थ ये होता है कि अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ना। विद्यार्थी जी, अगला ये प्रश्न आपसे जो लास्ट प्रश्न है ना, जो हूबहू आपके एग्जाम में चिपकने वाला है, ये होने वाला है कि देसी मुर्गी बिलायती बोलोक्तियों का अर्थ होता है। देसी मुर्गी बिलायती बोलोक्तियों का अर्थ होता है कि अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवाना। अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवाना, ये हुई आपके राइट पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन, जिसमें से हूबहू 50 क्वेश्चन आपके 2026 के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यदि आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं ना, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे विद्यार्थी जी को आसानी से मिलता रहे, और वो भी बहुत ही छोटे से आपके एक प्रयास से। यदि इस चैनल की ग्रोइंग बढ़ रही हो ना, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मेरे प्यारे विद्यार्थी जी को आसानी से मिलता रहे। और अब आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है, आप अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। किसी भी तरह की डीमोटिवेटेड चीज़ों से दूर रहिए, जैसे आप किसी भी तरह के दोस्तों से दूर रहिए। इस समय आपको घूमने खेलने इत्यादि की समय नहीं बचा हुआ है। अब आपको केवल अपनी पढ़ाई पे फोकस रखना है और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यूअसली करते रहना है, और आप अपनी उपलब्धियों को हासिल आसानी से कर सकते हैं। चलिए बच्चों, धन्यवाद। स्वागत है आपका अपना परिवार एएसपी बोर्ड पे।